हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सितंबर मंथ का अभी मंथली रिवीजन शुरू कर चुके हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम लोग हर क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा है कि सर क्वेश्चन सेशन से आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन मैच भी हुए हैं, तो आप लोगों को बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को हम लोग कवर करके चलेंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही आप लोगों के लिए क्विज भी अपलोड कर दिया जाता है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें और ये देखें कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस आप लोग टिक कर पा रहे, आंसर टिक कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में, जैसे ही ऑप्शन सामने आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही डेली जो है वो आप लोगों के लिए क्विज अपलोड कर दिया जाता है। सबसे पहले न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात करें। यहां पर रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत और रशिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें भारत के अंदर जो भी शिप्स निर्मित की जाएंगी उसके लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रशियन फेडरेशन, दोनों के बीच में अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहां पर कोई भी प्राइवेट एजेंसी नहीं है, दोनों गवर्नमेंट जो है वो आपस में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही हैं। दो प्रोजेक्ट जो है वो इसमें कंप्लीट किए जाएंगे शिप बिल्डिंग के तहत, जिसमें एक आप लोग देख सकते हैं 1135.6 शिप जो है वो भारत की नौसेना के अंदर शामिल की जाएंगी। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है स्टेल्थ, इसका क्या मीन्स होता है। इसका मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए कि समंदर के अंदर काफी सारे यहां पर शिप्स हैं और आप जो है किसी दूसरी सी बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पर आपकी जो फ्रिगेड है या शिप है वो किसी दुश्मन देश के रडार से छिपी रहे, उसके रडार के पकड़ में ना आए, तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को कहेंगे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। फिर आप लोग देखिए फ्रिगेड, फ्रिगेड हम लोग किसको कहेंगे। आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली आईएनएस विक्रांत जो है इसको 2022 में नौसेना के बेड़े में शामिल करने किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो बड़े एयरक्राफ्ट शिप्स होते हैं इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही इनके साथ में फ्रिगेट्स जो हैं वो इसके साथ में चलती हैं। जैसे मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि भारत का जो कोस्टल रीजन है, चाहे हम लोग वेस्टर्न की बात करें ईस्टर्न की बात करें, तो दोनों तरफ जो भी फ्रिगेट्स हैं वो समुद्री जो सीमा है उसकी तो रक्षा करती ही है और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो शिप्स हैं उनकी भी ये रक्षा करती है। तो आप लोग जरूर याद रखना कि तुशील, ये जो नाम है तुशील, इस नाम को आप लोग जरूर याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन में देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि किन दो कंट्रीज के बीच में रिसेंटली जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेड बनाने के लिए जिसका नाम है तुशील वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, या फिर दो कंट्रीज के नाम यहां पर दे देगा भारत और रशिया और वो तुशील का नाम यहां पर पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार रहना। अगली न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो रिलेटेड है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है। रीअपॉइंट किया गया इसका मीन्स है कि इनका अपॉइंटमेंट पहले से था, बिल्कुल ये जो थे आरबीआई की पहले से ही गवर्नर थे, लेकिन अब जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या इनको रीअपॉइंट पहली बार किया गया है या फिर इनसे पहले भी कई गवर्नर जो हैं वो रीअपॉइंट हो चुके हैं। तो यहां पर दो फैक्ट हम लोग जानने वाले हैं। पहला फैक्ट तो यह है कि शक्तिकांता दास जो है वो रीअपॉइंट होने वाले पहले गवर्नर नहीं है। थोड़ा गला खराब हो रहा है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। रीअपॉइंट होने वाले पहले गवर्नर नहीं है। दूसरी बात, आरबीआई में गवर्नर के पद पर सबसे लंबे समय तक तैनात होने वाले जो गवर्नर हैं उनका नाम आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नाम देखिए, सर बेनेगल रामा राव। सर बेनेगल रामा राव जो है वो इंडियन सिविल सर्वेंट हैं और इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए आरबीआई के गवर्नर पद पर ये तैनात रहे हैं, 1 जुलाई 1949 से लेकर जुलाई 14 1957 तक। तो सबसे लंबे समय के लिए पूछे तो भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आप लोग यहां पर आइए
फिर देखिए डॉक्टर बिमल जालान जो है इनको भी वापस री अपॉइंट किया गया था। तो फर्स्ट फॉर ए पीरियड फॉर 5 ईयर, तो पहले 5 साल के लिए, उसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं कि 22 नवंबर 1997 से 21 नवंबर 2002 तक तो इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, और अगेन 2 साल के लिए इनको वापस से क्या किया गया, री अपॉइंट किया गया। और ठीक इसी तरह जो है अब 3 साल के लिए वापस री अपॉइंट कर दिया गया है, किसको, शक्तिकांता दास को। चलिए अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोविड को लेकर अब काफी अवेयरनेस जो है वो आती दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा केरल स्टेट के बारे में। केरल जो है उसने कुछ पोर्शन के अंदर, अपने कुछ पार्शियल एरियाज के अंदर लॉकडाउन जो था वो अभी रिसेंटली लगाया था, क्योंकि केरल के अंदर ये डर था, क्योंकि वहां से क्या होता है कि कई सारे जो सिटीजन्स हैं वो दूसरे देश के अंदर जॉब करने के लिए, खासकर मेडिकल फील्ड के अंदर, जैसे नर्सेज हैं वो वहां से जॉब करने के लिए जाती हैं। अब जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है यूपी की। तो यूपी के अंदर खतरा है थर्ड वेव का, और वहां पर बिग डिसीजन जो लिया गया है वो लिया गया है, डेल्टा वेरिएंट है AY4.2। तो इसके बढ़ते हुए अब जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कई बिग डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। इसमें होगा क्या, अब इसमें अब टाइमली जो है वो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, आइसोलेशन किया जाएगा ऑफ कोविड पेशेंट्स, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन किट्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स एंड थर्मामीटर्स इन स्टेट। तो ये सारे इक्विपमेंट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जनता में। सबसे पहली बात कि जनता जो है वो एक तो इनका यूज करना आसानी से सीख जाए, और इनकी हैबिट जो है वो जनता को पड़ जाए, ताकि जब जरूरत पड़े तो आसानी से इनको यूज कर सके। और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, और इसी को ही कहा जा रहा है क्या, कि ये यूपी गवर्नमेंट का एक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ जो नई थर्ड वेव हो सकता है आ ही जाए, जिसमें डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का खतरा है, उससे बचने के लिए सारे जो हैं वो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए 30 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोगों ने एक नवा क्वेश्चन लिया था, उसमें गलती से मैंने आंसर जो था वो सी टिक कर दिया था, उसका आंसर करेक्ट ए रहेगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर देखना, और आज जब मैं अपना रिवीजन सेशन करूंगा तो उसमें उस आंसर को मैं बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली किस गवर्नमेंट के द्वारा गो ग्रीन स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स टू द वर्कर्स। तो जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए गो ग्रीन स्कीम जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। शायद आप लोगों को ये पेरिस एग्रीमेंट तो याद ही होगा, 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट जो है वो करवाया गया था, कहां पर, पेरिस के अंदर। तो डेट आप लोग देखिए 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2015 तक जो था ये फ्रांस के अंदर करवाया गया था, पेरिस में, और साइन इस पर हुए थे 22 अप्रैल 2016 को। ये इफेक्ट में कब आया था, ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोटिस में कीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो डेट है जब इसको करवाया गया था 30 नवंबर से 12 दिसंबर, ये डेट तो जो है वो अमूमन हर स्टूडेंट को याद रहती है, लेकिन अब वो क्या करता है एग्जामिनर, कि वो इफेक्ट वाली डेट हमेशा स्टेटमेंट के अंदर डालता है। ठीक है, तो 4 नवंबर 2016 जो है ये इसकी इफेक्टिव डेट है, और इस पे सिग्नेटरी जो है वो 195 कंट्रीज हैं। तो इसी के ऊपर एक बुक जो है वो भी लिखी गई है माइकल एंड वर्म के द्वारा। तो ये बुक जो है द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इस बुक का नाम जो है, इसके ऑथर ये भी आप लोग जरूर याद रखना। और पेरिस एग्रीमेंट के चलते ही जितना भी, यानी कि 2030 तक 17 जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, गोल्स निर्धारित किए थे, उन्हीं को अचीव करने की दिशा के अंदर भारत के एक स्टेट गुजरात के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। जानते हैं इसके बारे में, भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ के सीएम है। गो ग्रीन स्कीम शुरू की गई है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एट सब्सिडाइज रेट्स। क्या रेट्स हैं वो सब्सिडाइज, वो हम लोग अभी देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव दिस स्कीम इज टू रिड्यूस फ्यूल बिल्स एंड आल्सो कब व्हीकल पॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो व्हीकल पॉल्यूशन है उसको रोकने के लिए सब किया गया है। सब्सिडाइज रेट्स को हम लोग देखते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लेबर, तो इंडस्ट्रियल लेबर जब इस व्हीकल को परचेज करेंगे जो कि बैटरी ऑपरेटेड टू व्हीलर है,
इस पर इनको 30% की सब्सिडी दी जाएगी या फिर 30,000 रुपए जो है वो इसको इनके क्या है छूट मिलेगी। इसके साथ में ही जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काम करते हैं वर्कर्स, उनके लिए 50% सब्सिडी है और साथ में ही या फिर 30,000 रुपए आप जो है उसमें कम करवा सकते हैं। ठीक है, तो सरकार की तरफ से यहां पर छूट दी गई है। हम लोग बात करें गुजरात स्टेट की, तो वतन प्रेम योजना जो है वो गुजरात सरकार की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो गुजरात से प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो है वो भी गुजरात से प्रारंभ हुई थी। एमिशन ट्रेंडिंग स्कीम गुजरात की है। चीफ मिनिस्टर किसान सहायता योजना, सहाय योजना जो है वो भी गुजरात की है। तो गुजरात की स्कीम जो है वो आप लोग को जरूर याद रखनी चाहिए। देखिए, भारत के अंदर सबसे लंबी जो तट रेखा है, कोस्टल लाइन है, वो गुजरात की ही है। वो क्या है? गुजरात की ही तट रेखा है। अगला देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी कि हमारे वोटर्स आईडी कार्ड के अंदर नाम जो है वो गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, हम लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, फैमिली के कई नए मेंबर जुड़ते हैं, उनका इलेक्शन जो है इलेक्शन कार्ड आईडी कार्ड वो बनता है, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो उन्हीं से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक गरुड़ा ऐप जो है इसको शुरू किया गया है। अब इसमें होगा क्या कि वोटर्स की जो भी प्रॉब्लम होगी उसे ठीक करने के लिए गरुड़ा ऐप जो है वो शुरू की गई है, ताकि ऑनलाइन ही इसका क्या किया जा सके, इसको सॉल्व किया जा सके। अब इसमें होगा क्या, जैसे वोटर्स लिस्ट है उसमें कोई करेक्शन है, तो इस ऐप का यूज करते हुए होगा क्या कि एक हार्ड कॉपी टू द बीएलओ एट देयर बूथ, तो इसमें एक एप्लीकेशन जो है वो भी फाइल हो जाएगी और आप ऐप के थ्रू इसको करेक्ट करवा सकते हैं। गरुड़ा मोबाइल ऐप इज बेटर स्टेप अंडर द पेपरलेस सिस्टम। तो यहां पर देखिए कि पेपरलेस सिस्टम, क्योंकि उसमें तो काफी मिस्टेक्स होती हैं। जो वोटर आईडी कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है उसमें पेपर से जब किसी ऑपरेटर ने उसको बनाया होगा तभी वो मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए उन्हीं गलतियों से बचने के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू कर दिया गया है। अच्छा, रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस के अंदर कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, उनकी यदि मेंबरशिप पर, उनकी सदस्यता को लेकर कोई भी उस पर सवालिया निशान होता है और अध्यक्ष जो है वो उनको बाहर कर देते हैं या फिर उनको निरस्त कर देते हैं उस सदस्यता से, और राष्ट्रपति के पास में मान लीजिए मामला पहुंच जाता है, तो राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह पर इस डिसीजन को फर्म करते हैं? तो यहां पर इलेक्शन कमीशन की जो है राय लेकर फिर राष्ट्रपति जो है उनकी सदस्यता को निर्धारित करते हैं। तो यहां पर निर्वाचन आयोग होगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर जो है उसमें आप लोग गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए, बीएलओ ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकेंगे और इसमें जो है ऑफलाइन कागज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो जो पहले सिस्टम था उसको अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल नंबर दर्ज करने पर कोई भी मतदाता अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को केवल एक सदस्यीय सिंगल मेंबर के साथ में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था और इसीलिए हर साल नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। लेकिन इसको सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया 2011 से। याद रखना, 2011 से ही मतदाता दिवस जो है इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब देखिए, आप लोगों ने 25 जनवरी तो याद कर लिया है ना, अब इससे आजू बाजू के जो डेज हैं वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, फिर 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, 25 जनवरी को मतदाता दिवस हो गया और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, ठीक है। तो ये डेज जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 28 जनवरी को कौन सा डे जो है या फिर कौन सा एक इंस्टीट्यूट जो था उसकी स्थापना की गई थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। चीफ कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन के वो है सुशील चंद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो किसको दिया गया है? तो ए और बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मनोज वाजपेयी, धनुष है और इसके साथ में कंगना रनौत जो है उनको भी दिया गया है, लेकिन यहां पर केवल
एक्टर के बारे में पूछा है तो हम लोग यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों करेक्ट आंसर रहेंगे। रजनीकांत जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मनोज वाजपेयी और कंगना रनौत, इसके साथ में ही रजनीकांत और फिर धनुष जो है, ये सभी जो हैं वो पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। भोसले मूवी आई थी, ठीक है, मनोज वाजपेयी की, और धनुष की है असुरन, तमिल के अंदर है, ध्यान रखना। तो इन्हीं मूवीज के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो कौन सी है? मरक्कर, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आप लोगों को इसको जरूर याद रखना है। इसके साथ में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है वो कौन सा है? सिक्किम है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। बेस्ट हिंदी फिल्म के अंदर छिछोरे है, और फिर कंगना रनौत जो है इनको पंगा है। इसके साथ में मणिकर्णिका काफी अच्छी मूवी है, इनके लिए इनको क्या दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। फिर दादा साहब फाल्के, नंबर याद रखना 51 यानी कि 51 जो था, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। इनसे पहले अमिताभ बच्चन को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जैसे ही फ्लोरा और फोना से कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप जो है उसके अंदर टिक कर सकते हैं उत्तराखंड, लेकिन ये एग्जामिनर जो है वो आपसे एक कदम और आगे निकलेगा। वो क्या करेगा कि उत्तराखंड के अंदर ही किसी जगह को नाम दे देगा। फिर यहां पर आपके लिए क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उत्तराखंड सभी ऑप्शन के अंदर है, लेकिन नैनीताल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी के अंदर काफी अच्छी खुशबू आती है, तुलसी के पत्तों के अंदर अश्वगंधा जो है उसकी भी काफी अच्छी खुशबू आती है। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो बड़े ही यहाँ पे मनोहर दृश्य जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पास में पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर टुलिप गार्डन जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा फ्रेगनेंट गार्डन जो है वो खोला गया है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर 140 डिफरेंट एरोमेटिक प्लांट जो है वो 3 एकड़ के अंदर यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं तुलसी के हैं, अश्वगंधा है और भी कई प्लांट जो है वो इसमें यहाँ पे प्लांट किए जाएंगे। चलिए, उत्तराखंड का निर्माण जो है वो यूपी से अलग करके 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था, और सन 2000 को ही 3 नए स्टेट्स बने थे। जैसे 26th स्टेट छत्तीसगढ़ बना था एमपी से अलग होके, 27 उत्तराखंड ही बना था यूपी से अलग होके, और 28 जो था वो कौन सा बना था? झारखंड बना था, ठीक है। फिर 29 तो कौन सा हो गया? वो फिर तेलंगाना हो गया। इसके बाद में जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जब खत्म हुआ तो फिर वापस भारत के अंदर 28 स्टेट्स हो गए, और दादर नागर हवेली दमन दीव को एक साथ मिला दिया तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज अभी अस्तित्व में है। कैपिटल आप लोग देख सकते हैं देहरादून, गैरसैंण सर्दियों की है, गर्मियों की है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी है। चीफ जस्टिस जो हैं वो राघवेंद्र सिंह चौहान है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखने। 2 नेबरिंग स्टेट्स हैं यहाँ के, हिमाचल प्रदेश और यूपी है। नेबरिंग कंट्रीज, एक तो आपको पता है कि चाइना टच करता है, तिब्बत वाला पोर्शन, नेपाल इनसे टच करता है। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, असेंबली सीट 71 है। मेजर लेक्स आप लोग थोड़ी इसमें इंपॉर्टेंट 1-2 लेक जरूर हमेशा याद किया करो। नैनीताल लेक है, देवताल लेक है, इसके साथ में ही रूपकुंड है, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो है आप लोग इनको एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कौन सी कंपनी बनाएगी? गेल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स को हम लोग को समझने की जरूरत है कि हाइड्रोजन प्लांट और वो भी कैसा? ग्रीन। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर भारत रत्न पुरस्कार विजेता CNR राव, इनको एनी अवार्ड भी दिया गया था। इनको कौन सा? याद रखना, ENI एनी अवार्ड जो था वो भी इनको दिया गया था। और भारत रत्न और एनी अवार्ड जो है वो किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर हाइड्रोजन को कैसे एज ए फ्यूल जो है वो यूज किया जाए, इसके लिए ही इन्होंने क्या करना शुरू किए थे? एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हैं। यदि ये कहा जाए आपसे कि भारत के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, तो CNR राव जो है वो आप लोग याद रखना कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक CNR राव को कहा जाता है। यहां पर देखिए कि यहां पर जो है वो एक ऑफशोर विंड
मैकेनिज्म लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि एक लिक्विड होता है जिसमें कैथोड और एनोड दो यहां पर छड़ें लगी रहती हैं, और उन्हीं के अंदर पानी के अंदर से यानी कि H2O में से हाइड्रोजन जो है उसको अलग किया जाएगा और उसको एक सिलेंडर के अंदर फिल कर लिया जाएगा, और इसी का यूज जो है वो एज ए फ्यूल किया जाएगा। तो यहां पर इसीलिए इसको ग्रीन कहा जा रहा है। चलिए, तो गेल इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है वो निर्मित किया गया है। डायरेक्टर कौन है, मनोज जैन जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गेल के जो अध्यक्ष हैं मनोज जैन, इन्होंने कहा है कि 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो रोजाना 4.5 टन हरित यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पैदा करने में कैपेबल होगी। ये जो है 12 से 14 महीनों के अंदर डिलीवरी मिलने की उम्मीद बता रहे हैं कि प्लांट जो है वो लगभग इस टाइम में शुरू होगा। और यह राज्य बिजली उत्पादन एनटीपीसी जो है, जैसे एनटीपीसी की हम लोग बात करें तो एनटीपीसी जो है इसका टारगेट है कि 2032 तक 60 जो गीगावाट एनर्जी है इसको ये एज ए ग्रीन फ्यूल जो है वो प्रोड्यूस करने का इसका लक्ष्य भी है। चलिए, भारत में सबसे बड़े की हम लोग बात कर लेते हैं। हेमिस पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके साथ में माजुली आइलैंड सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। फिर राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। और लार्जेस्ट जू जो है वो कौन सा है, वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। कल हम लोगों ने किया था कौन सा किया था, अर्गिनार जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है, वो भी हम लोगों ने किया था। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, लेह है। दो है यहाँ पर, यानी कि लेह हो जाएगा और फिर उसके बाद में हो जाएगा कच्छ, गुजरात के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता यानी कि फादर ऑफ जूडो कौन है, कानो जिगारो। इनकी कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई है, वो है 161। यहां पर ये ध्यान में रखने की बात है कि 161 याद रहे ना रहे, लेकिन आप लोग को ये जरूर याद रखना है कि जूडो के जो पिता है, फादर ऑफ जूडो, ये कौन है, कानो जिगारो। अब ये जूडो होता क्या है, तो ये विधा जो है आपने देखी होगी कि एक तो होता है जूडो और एक होता है कराटे। तो जूडो के अंदर मैक्सिमम जो है वो हाथों का यानी कि कमर से ऊपर का पोर्शन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कराटे के अंदर फुल बॉडी जो है उसका यूज किया जाता है। तो कुछ विधाएं जो है वो लड़ने की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जूडो और कराटे के अंदर। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 161 जो है वो एनिवर्सरी रिसेंटली यहाँ पर देख सकते हैं कानो जिगारो की रही है, और इनको फादर ऑफ जूडो भी कहा जाता है। तो जूडो इज ए ट्रेडिशनल रेसलिंग स्पोर्ट, ठीक है। तो लड़ाई करने का या हम लोग कहें कुश्ती करने का एक ट्रेडिशनल क्या है, ये स्पोर्ट है। बेसिकली ये जो कराटे जूडो की जो विधा है वो पूरे विश्व को जापान ने दी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है अग्नि 5 मिसाइल को, तो इसकी रेंज क्या है। रेंज जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये 5000 किलोमीटर। तो इस रेंज की जो भी मिसाइल्स होती है इनको हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर रखते हैं, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी इसको फायर कर सकते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन में यदि देखें तो हर क्लासिफिकेशन में हम लोग इस मिसाइल को रख सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि टाइप के अंदर क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, तो हम लोग अग्नि को जो रखेंगे वो सेकंड के अंदर, यानी कि हम लोग रखेंगे किसमें, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है सेकंड टाइप, इसके अंदर हम लोग इसको रखना चाहेंगे। फिर हम लोग आते हैं तो इसमें तो हम लोगों ने रख दिया बैलिस्टिक मिसाइल में। लॉन्च मोड के अंदर रखें तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये इसमें हो जाएगा। रेंज की बात करें तो फोर्थ पे आप लोग आ जाइए। फोर्थ रेंज में क्या है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसमें रखेंगे। फिर यहाँ पर प्रोपल्शन में हाइब्रिड प्रोपल्शन जो है वो इनमें यूज किया जाता है, रैमजेट जो है वो भी यूज किए जाते हैं, तो आप लोग थर्ड जो है वो इसमें याद रखना। फिर आप लोग देखिए गाइडेंस सिस्टम के अंदर, तो गाइडेंस सिस्टम के अंदर आप लोग याद रखिए कि इसमें जो यूज किया जाएगा वो यहां पर आपका कौन सा है, इनर्शियल गाइडेंस, ठीक है। तो एक बार जो है इसको गाइड किया जाता है, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जब मिसाइल जाएगी तो वो एक बार एनवायरमेंट के ऊपर निकल जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो तय करेगी और जो भी प्री डिसाइडेड यहां पर टारगेट है फिर उसको जाकर ये क्या करती है, हिट करती है, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक एंड क्रूज रेंज मिसाइल है अग्नि 5, जिसको टेस्ट फायर कहां से किया गया है, अब्दुल कलाम आइलैंड जो है यानी कि व्हीलर आइलैंड, वहां से इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो ये हिट कर सकती है टारगेट को
काफी लंबी डिस्टेंस पर, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 5000 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कवर कर सकती है। और भारत जो है ऐसा चौथा देश बन गया है यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना के बाद में। तो अब्दुल कलाम आइलैंड जो है, जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है, वहीं से इसको टेस्ट फायर किया गया है। क्या है खूबियां इसके अंदर, लंबाई आप लोग देख सकते हैं 17.5 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। एक सेकंड में 8.16 किलोमीटर ये तय कर सकती है। 1.5 टन तक एटॉमिक जितना भी हथियार है, वेपन्स है, उसको कैरी कर सकती है। इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा सकती है। और 20 मिनट में ही 5000 किलोमीटर, वाह क्या बनाया है, शानदार है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह मिसाइल एक बार छोड़ दी गई तो रोका नहीं जा सकता है। तो फर्स्ट यानी कि इनिशियली गाइडेंस जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो भारत के लिए, भारत जो है वो 5वां देश ऐसा बन चुका है। तो ये क्रम जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। तो इससे पहले यानी कि आप लोग जो है इसके स्पेसिफिकेशन को जरूर देखना, काफी सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो इसमें रखी गई है, आप लोग इसको जरूर से देखेगा। चलिए, निपुण भारत मिशन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एजुकेशनल मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा इसको चलाया गया है। निपुण मिशन में होगा क्या, निपुण किया जाएगा न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर, मतलब अर्थमेटिक वगैरह जो होती है वहां पर स्किल किया जाएगा स्टूडेंट्स को, जितना भी यूथ है उनको यहां पर क्या किया जाएगा, इसके अंदर निपुण किया जाएगा, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं इनकी द्वारा इसका उद्घाटन एक बार पहले भी किया जा चुका है, मतलब सेकंड फेज हम लोग कह सकते हैं इसकी, तो लेकिन वर्चुअली जो है ये इसका उद्घाटन किया गया है। 2026-27 तक टारगेट है कि थर्ड ग्रेड तक, यानी ग्रेड थर्ड तक जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक आधारभूत यानी कि बेसिक जो है वो न्यूमेरिक एजुकेशन यहां पर दिए जाने की बात कही जा रही है निपुण मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संभव नामक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा यूथ को स्किल करने के लिए ही ये संभव प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर आप लोग एमएसएमई की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है। रिसेंटली के एग्जाम में भी पूछी गई थी, मैंने पेपर देखा था उसका, तो आप लोग जरूर याद रखना। इसमें युवाओं को जो है वो क्या किया जाएगा, स्किल किया जाएगा, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। तो उनको एनकरेज करने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या की जाएगी, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। पहली बार जो है वो हमारी आकाश गंगा के बाहर, यानी कि हमारी आकाश गंगा जो है उसको मिल्की वे कहा जाता है, इसके भी बाहर जो है ग्रह का पता लगाया गया है। और ये किसके द्वारा, नासा के द्वारा ये कीर्तिमान हासिल किया गया है। तो हमारी जो इस गैलेक्सी है इसको कहते हैं मिल्की वे, और मिल्की वे से अदर प्लेनेट जो है वो नासा के द्वारा डिस्कवर किया जा चुका है। और अब तक 5000 यहां पर प्लेनेट जो हैं उनको डिस्कवर किया जा चुका है। अब नया डिस्कवर किया गया है किसके द्वारा, नासा के द्वारा। हमारी जो है वो कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। तो अब इसमें आप लोग देखिए कि बाह्य जो ग्रह हैं यानी कि एक्सोप्लैनेट जो हैं वो हमारे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट हम लोग किसको कहते हैं, जैसे आप लोग देखिए कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है उसके बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। और उसमें ही जो है वो एक नया प्लैनेट शामिल हुआ है, और सभी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को जितनी भी बाह्य ग्रहों की जानकारी मिली है वहां सभी हमारी गैलेक्सी के ही ग्रह, लेकिन हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम जो है उसके बाहर की ग्रह थे, ठीक है। तो आप लोग इसको बारे में जरूर याद रखना कि एक नया जो है वो प्लेनेट डिस्कवर किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, खोजा गया है इसको एक्सरे टेलीस्कोप के द्वारा। एक्सरे टेलीस्कोप आपको पता होगा, रेडियो टेलीस्कोप होता है, एक्सरे टेलीस्कोप होता है, कई तरह के टेलीस्कोप जो हैं वो यहाँ पर हम लोग देखने को मिलते हैं। तो इस ग्रह की खोज ट्रांजिट पर आधारित है। ट्रांजिट का मीन्स है कि आप जो है वो किसी लंबी दूरी को ट्रेवल करेंगे, तो लंबी दूरी यहाँ पर क्या है, 2,80,00,000 प्रकाश वर्ष। तो ये जो लाइट ईयर है ये किसकी है, डिस्टेंस की एक यूनिट है, और इसी के आधार पर जो है इसको डिस्कवर किया गया है। सितंबर के जो है हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा भी गया है। याद रखना, 4 महिला न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हैं। तो अभी रिसेंटली 3 की अपॉइंटमेंट हुई है, तो कौन सी महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत नहीं है, तो नागेंद्र बाला जो हैं ये तो कहां से हैं, कर्नाटक से इनका ट्रांसफर किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
फिर हिमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, बेला एम त्रिवेदी जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट से ट्रांसफर की गई, लेकिन इंदु मल्होत्रा जो है वो पहले ही रिटायर हो चुकी हैं और इनकी जगह पर यानी कि पहले तो इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी और आर भानुमति ये तीनों महिलाएं थी, लेकिन इंदु मल्होत्रा जो थी वो पहले रिटायर हो गई, लेकिन ये अभी कार्यरत नहीं है इंदु मल्होत्रा। अब कौन सी है? इंदिरा बनर्जी। याद रखना, इंदिरा बनर्जी जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यरत महिला न्यायाधीश है। तो टोटल 4 महिला न्यायाधीश अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। पहली बनी थी 1989 में फातिमा बीवी और अब 4 कार्यरत हैं। टोटल 11 महिला न्यायाधीश जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा को किस राज्य के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आप लोगों को पता होगा कि अवनी लेखरा जो है वो पैरा ओलंपिक्स के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर थी। इसके साथ में ही इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल इनके द्वारा जीते गए थे। देश के नए उप चुनाव आयुक्त जो है वो अपॉइंट किए गए हैं श्रीकांत टी। सी करेक्ट आंसर होगा। 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना शुरू की है? तो वो है गांधीनगर। पोषण माह जो है वो सितंबर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए। अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 31 अगस्त। बैक टू रूट्स किसकी बुक है? तमन्ना भाटिया, बहुत फेमस है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के बीच में रिसेंटली अभी एक्सरसाइज हुई थी गल्फ ऑफ अदन के अंदर। वेयर इज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वोल्केनो का नाम है, इसका नाम है किलाउ। कहां पर स्थित है? यूएसए के अंदर स्थित है। 29 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो है वो कहां पर किया गया है? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो बन चुका है गोवा। आएगा कंफर्म क्वेश्चन ये वाला। तो जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति नोबेल किसे मिला है? तो बी करेक्ट आंसर होगा। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन जो है ये लिखी गई है चिदानंदा राजहट्टा के द्वारा लिखी गई है। फिफ्थ देखिए, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर रद्द करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा है? वो है असम। भारतीय सेना हर साल किस तिथि को इन्फेंट्री डे मनाती है? तो वो है 27 अक्टूबर। हाल ही में पीएनबी का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कौन बने हैं? तो वो है कल्याण कुमार। हाल ही में भारतीय मूल की अनिता नंदा को किस देश में रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो वो है कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर कल जो था मैंने बाय मिस्टेक सी टिक कर दिया था, आप लोगों को ए जो है वो टिक करना है, ठीक है। तो कल थोड़ी मिस्टेक हुई थी। बेसिकली क्या हुआ कि मैं पढ़ाने के फ्लो के अंदर सी को टिक कर बैठा। ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आप लोग इसको जरूर ठीक कीजिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो वो है चाइना। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? तो गोरखपुर जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में दूसरे स्थान पर कौन से 2 राज्य रहे हैं? इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करना और ये भी बताना कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा राज्य जो है वो रहा है और किसके द्वारा ये जो रैंकिंग है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक करना नहीं भूलना है और आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्विज को जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से क्वेश्चंस के यदि आंसर्स याद करने हैं आपको तो क्विज को अटेम्प्ट करना जरूरी है। पीडीएफ जो है वो आपको दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।